प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सदन बोधपुर में। आज मैं आपको 10th क्लास का जो बायो वाला सेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, जो आपके 2022 के एग्ज़ाम में आने वाला है। सबसे पहला चैप्टर है इसमें जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के जो क्वेश्चंस है, चलो उन पर डिस्कशन करते हैं किस तरह से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। जैव प्रक्रम में फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है परजीवी किसे कहते हैं, यानी कि परजीवी बताना है हमें किसे कहते हैं। जैसे नाम से ही बताया, परजीवी मतलब किसी परजीवी यानी कि दूसरे जीव पर रहने वाला जीव, उसे हम परजीवी कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, वैसे जीव जो अपना भोजन यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर पर या शरीर में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे सबको पता है जुएं सर में रहती है, और कर्मी यानी कि जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये सभी परजीवी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में इसने कहा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखिए। यानी कि आपको जो प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक समीकरण होती है उसको लिखना है। तो आप लिखोगे कैसे, एक तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, एक हमें जल चाहिए होता है, और उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस सारे काम को करता है सूर्य के प्रकाश में। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज बना और कुछ अणु इसमें जल के भी बनते हैं, और उसके साथ साथ कुछ इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है बच्चों, तो इस समीकरण को आपको लिखना है। ये प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है हरे पौधे हरे क्यों होते हैं, यानी कि हमें ये बताना है कि जो पौधे होते हैं वो हरे क्यों होते हैं, किस कारण से ये हरे रहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों क्लोरोफिल वर्ण। एक वर्ण होता है क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल के कारण ही की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है, क्लोरोफिल वर्ण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है आपसे पौधों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं। यानी कि पौधों में जल और खनिज लवण को ले जाने के लिए कौन कौन से जो ऊतक है वो उत्तरदायी होते हैं। अथवा इसका दूसरा भाग इसमें इसने कहा है 400 फीट ऊंचाई वाले पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। यानी कि पौधा अगर कोई 400 फीट तक लंबा पौधा है ऐसे, तो उसमें जल जड़ से लेके और पत्तियों तक किसके द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना, जय से जड़ बनता है और फै से फल बनते हैं। जड़ से जब भी किसी चीज़ को ऊपर ले जाना होता है तो वो जाइलम करता है, जैसे जाइलम बनता है तो ये जड़ से ऊपर की ओर लेके जाता है। और जो फ्लोएम होता है, ये वाला फ्लोएम, ये क्या काम करता है, जो पत्तियों में निर्मित भोजन होता है उसको दूसरे भागों तक लेके जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे तक लेके जाता है। तो जैसे जड़ से ये जाइलम लेके जाएगा, यानी कि पौधों में जाइलम से जल एवं फ्लोएम से खनिज लवणों का संवहन होता है। काफ़ी ऊंचे पौधों में रसारोहण प्रक्रिया द्वारा जल का परिवहन होता है। जो ज़्यादा लंबे पौधे होते हैं उनमें रसारोहण के द्वारा ये काम पूरा होता है। ठीक है बच्चों, चलो इसका अगला क्वेश्चन है इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है कि जैसे हम खिचड़ी बनाने के लिए चावल हल्दी नमक आदि की आवश्यकता पड़ती है, तो पौधों को अपना खाना बनाने के लिए ये सामग्री कहाँ से लेते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती है, अभी मैंने प्रकाश संश्लेषण की समीकरण समझाई थी, उसमें हमें क्या चाहिए था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं CO2, और जल होता है हमारा H2O। तो एक हमें CO2 चाहिए होता है, एक हमें जल चाहिए होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल भूमि से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो ये CO2 है ये तो हमारे वातावरण में होती है, और जो जल होता है वो भूमि से जड़ों के द्वारा वो ऊपर ले जाते हैं। प्यारे बच्चों,
आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सदन भूतपुर में। और मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। यानी कि हमें बताना है उत्सर्जन किसे कहते हैं और ऐसे दो अंग जो उत्सर्जन की क्रिया करते हैं उनके बारे में बताना है, उनका नाम बताना है। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं बच्चों? एक वक्र है और एक फेफड़ा है। वक्र कैसे काम करता है? जैसे हमारे लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण जो होता है उसको वक्र यानी कि जो हमारी किडनी होती है वो उसको फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। और जो फेफड़े होते हैं, हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसको पकड़ के उसको निकाल के फेफड़े बाहर कर देते हैं। और फेफड़े क्या करते हैं? जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन को मिला देते हैं। यानी कि वक्र और फेफड़े दो तरह के दो अंग ऐसे हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। अब समझ गए होंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन ये होता है कि जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पच नहीं पाते या बच जाते हैं या अवशेष रहते हैं, उन्हें बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है बच्चों। चलो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसने पूछा है कि जो सूर्य का प्रकाश है बच्चों वो किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर है बच्चों स्वपोषण। स्वपोषण सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि स्वपोषण के लिए प्रकाश जो होता है सूर्य का प्रकाश वो आवश्यक होता है। इस सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है बच्चों। अर्थात हरे पौधे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन निर्माण करते हैं। यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यह भोजन स्वपोषी से विषमपोषी एवं अपघटों तक जाती है। यही भोजन जैसे हम क्या पेड़ पौधे हम खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, हम पेड़ पौधों को खाते हैं घास के रूप में। जैसे हम साग खाते हैं, साग में क्या खाएंगे? पालक खाएंगे, सरसों खाएंगे। और क्या जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ में क्या गेहूँ ज़मीन से अपना खाना लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और वो क्या बना देते हैं? गेहूँ उत्पन्न करते हैं। जौ बाजरा दालें आदि सब उनको क्या कौन खाता है? विषमपोषी। अब घटक कौन होते हैं? जो इन सबको गला के सड़ा के दोबारा से मिट्टी में मिला दे, उनको अपघटक कहते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है जीवन के अनुसरण के लिए आप किन परिक्रम को आवश्यक मानेंगे। यानी कि जीवन के लिए कौन कौन से परिक्रम हैं जो आवश्यक होते हैं। इसका उत्तर देखो बच्चों। जीवन के अनुसरण के लिए जो परिक्रम आवश्यक माने जाने चाहिए वो इस प्रकार है। नंबर 1 पोषण। यानी कि जीने के लिए हमें बढ़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। शरीर में हमें विटामिन मिनरल्स आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। श्वसन परिवहन, श्वसन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होती है। और उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में वेस्ट चीज़ बच गया उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो जीवन के अनुकरण के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती है, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन बच्चों। ठीक है बच्चों। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो अम्ल की भूमिका बतानी है क्या है। उत्तर है अम्ल पाचन क्रिया संपादित करने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो भोजन को पचाने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं एवं भोजन के साथ आए कीटाणु को नष्ट करते रहते हैं। और भोजन के साथ जो भी हानिकारक कीटाणु शरीर में पहुंच जाते हैं उन्हें नष्ट करते रहते हैं। ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है? वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए या परिभाषित करें। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करना है। वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को मैं सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ आपको। जैसे कोई भी पानी है, ये धूप में रखा है तो ये धीरे धीरे उड़कर धूप की वजह से, सूर्य के ताप की वजह से और वातावरण में पहुँच जाता है। पानी का इस तरह से उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने पूछा है श्वसन एवं दहन में अंतर बताइए। श्वसन और दहन में क्या अंतर होता है, ये अंतर हमें बताना है बच्चों। श्वसन एवं दहन में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो निम्नलिखित अंतर देखते हैं। श्वसन, फर्स्ट जो अंतर है इन दोनों में, श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया, यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है, यह एक अजैविक प्रक्रिया है, जैसे आग का जलना। श्वसन क्या होता है, हम जैसे हम सांस लेते हैं, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। नंबर 2, इनमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। इनमें जो पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण बहुत धीमी गति से होता है। और दहन में क्या होता है, इनमें पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है बच्चों। नंबर 3, इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। ठीक है बच्चों। और दहन में क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। जैसे कोई आग जलाते हैं तो क्या होगा, लाइट जलेगी, चांदना हो जाएगा और उससे ताप निकलेगा। ताप मतलब गर्मी होगी। नंबर 4, श्वसन में क्या होता है। श्वसन में होता है यह एक नियंत्रित क्रिया है, यानी कि यह एक नियंत्रित कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं तथा कम ताप पर होती है। इसके लिए ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती। दहन में क्या होता है बच्चों, यह एक अनियमित क्रिया है जो उस तापक्रम पर होती रहती है या होती है। ठीक है बच्चों, ये इसके मेन अंतर थे श्वसन और दहन में। ठीक है बच्चों। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है रक्त क्या है। तो हमें रक्त के बारे में बताना है। मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लिखिए, यानी कि WBC के बारे में हमें लिखना है बच्चों। तो रक्त तरल, सरल, संयोजी यानी लिक्विड, सिंपल और कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होता है, ऊतक है। मनुष्य में श्वेत रक्त कणों की जो संख्या है वो 5000 से 10,000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। ठीक है बच्चों, इनकी संख्या को याद रखना है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में 2 अंतर लिखिए। यानी मैंने अभी तुम्हें समझाया था, जाइलम जो होता है वो जड़ से कनेक्टेड होता है, जड़ से किसी चीज़ को ऊपर ले जाना। और फ्लोएम क्या हुआ, पत्तियों में जो खाना बना होता है उस खाने को पेड़ के दूसरे भागों तक ले जाना। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं हम फ्लोएम। तो जाइलम का जो फर्स्ट है, जाइलम में क्या होता है, जाइलम जल खनिज लवणों को भूमि से पौधों तक पहुंचाता है। यानी कि मैंने अभी बताया है कि जो जाइलम होता है वो जड़ से पानी को सोखता है और खनिजों को सोखकर पेड़ के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है बच्चों। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम सुक्रोज आदि पादप में निर्मित, यानी कि पादप में जो खाना बनता है एटीपी के रूप में ऊर्जादायी तत्वों को वृक्ष के सभी भागों तक में स्थानांतरित करता है। यानी कि पत्तियों में जो खाना बना होता है फ्लोएम उसको पेड़ के दूसरे भागों तक ले जाता है। जाइलम में क्या होता है बच्चे, जाइलम अवशोषण का कार्य करता है और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम वितरण का कार्य करता है। ये तो ज़मीन से चीज़ों को सोखकर पेड़ तक ले जाता है और ये पत्तियों में निर्मित भोजन को दूसरे भागों तक ले जाता है, यानी कि ये वितरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है बच्चों हमें, और समीकरण लिखे व चित्र दर्शाए। ठीक है बच्चों, इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है। सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, यानी कि जो हमारे वायुमंडल में CO2 होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, और मिट्टी से खनिज लवण लेके और जल उनको अवशोषित कर पत्तियों में उपस्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और हरित लवक उनमें क्या है, उनका ऊर्जा के रूप में उनको निर्माणित कर देता है। किसको, एटीपी में उसका निर्माण कर देता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो इस तरह से होती है, इसमें हमें 6 CO2 चाहिए होते हैं और 12 H2O चाहिए होते हैं। और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह ग्लूकोज का 1 अणु बनाएगा, 6 अणु बनाएगा जल के और 6 अणु बनाएगा O2 के। समझ गए बच्चों। चलो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है रक्त क्या है। तो हमें रक्त के बारे में बताना है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ
करे। तो हमें रक्त बताना है, क्या होता है? उत्तर, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यानी कि अभी पढ़ा था हमने, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है बच्चों। रक्त का संगठन एवं कार्य इस प्रकार है। पहला, लाल रक्त कणिका है। लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी में क्या क्या होता है बच्चों? ये देख लो, यह है केंद्रक विहीन, इसमें केंद्रक नहीं होता है, संरचना है। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन को हम HB से लिखते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिससे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। इसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों WBC की। WBC को हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। यह केंद्रीय संरचना है, इसमें केंद्रक होता है। यह हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। ये हमारे लिए क्या काम करता है? ये हमारे लिए सिपाही का काम करता है। अगर हमारे शरीर में कोई बाहर से कोई हानिकारक जीवाणु आ जाए तो उसको नष्ट कर देता है बच्चों। अगर किसी की WBC कमज़ोर है तो उसकी इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर होना जाता है। दूसरा है पट्टिका। पट्टिका को क्या कहते हैं? हम प्लेटलेट भी कहते हैं। जैसे देसी भाषा में कहते हैं भाई इसकी तो प्लेट कम हो गई है, तो उनको हम क्या कहते हैं? पट्टिकाणु कोशिका। यह छोटे गोल रचना है, यह रक्त का सक्का बनाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम प्लेटलेट भी कहते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का तरल भाग होता है। जो रक्त होता है उसमें जो लिक्विड भाग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं बच्चों। इसमें विभिन्न घटक क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। श्रिम एक रुधिर प्लाज्मा है। श्रिम क्या है? एक रुधिर प्लाज्मा है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित कीजिए। यानी हमें बताना है शाकाहारी किसे कहते हैं और मांसाहारी किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो हम जानते हैं इस बात को, शाकाहारी किसे कहते हैं? जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस मछली खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं। इसी बात को आपको अपने शब्दों में लिख सकते हो, या जो मैंने लिखा है उनको इस रूप में लिख सकते हो। शाकाहारी जीव जो पौधों या पौधों के उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी, हाथी, टिड्डा आदि। मांसाहारी, मांसाहारी क्या होता है बच्चों? मांसाहारी वो होता है जीव जो अपना भोजन दूसरे अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, सांप इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है श्वसन तथा स्वच्छसन सांस लेना में क्या अंतर होता है? तो देखो बच्चों, सबसे जो पहला अंतर है वो है इस प्रकार है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और दूसरा है क्या है? यह एक भौतिक क्रिया है। इस क्रिया में गैस का आदान प्रदान होता है। दूसरा जो है, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो ATP के रूप में संचित रहता है, संचित होता है। ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। ब्रीथिंग में जो क्या होता है बच्चों? इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता बच्चों। तीसरा, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। यह क्रिया तो कोशिका के अंदर होती है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। नंबर 4, इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है, और अगला इसमें क्या है? इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5 बच्चों, नंबर 5 में इसने क्या कहा है? श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। यह जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव होंगे सब में होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में ही होती है। ये इसके मेन पॉइंट्स है बच्चों। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। ये जो शब्द इसने दिए हैं इनको हमें परिभाषित करना है, इनके बारे में हमें लिखना है बच्चों। फर्स्ट में इसने क्या कहा है? इसने कहा है मर्तोपजीवी। सेकंड में इसने कहा है परजीवी, और अगले में इसमें कहा है प्रकाश संश्लेषण और थाइलेइक्ट्स। तो पहला देखते हैं मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी क्या होता है बच्चों? जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मर्तोपजीवी कहलाते हैं। जैसे फफूंद, कवक, खमीर, मशरूम, जीवाणु आदि। यानी कि जो अपना भोजन मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जीवों से प्राप्त कर लेते हैं उनको हम मर्तोपजीवी कहते हैं। नेक्स्ट, परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं बच्चों? मैंने समझा था, जो अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे
दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल, ठीक है, गोलकृमि, जूं इत्यादि। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या है, यह उपापचय क्रिया है जिसमें सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में हरे पौधे जल से क्या, जल और CO2 से कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस उत्पादन के रूप में बाहर निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये कहता है स्टोमाटा के अंदर कुछ पटलिकाएँ छोटी छोटी इकाइयों के रूप में एक के ऊपर एक उपस्थित होती है। इन समूहों को ग्रेना कहते हैं, जबकि ग्रेना की इकाइयाँ क्या है, थाइलेकाइट्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, जो इनकी इकाई है वो ये कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा है निम्नलिखित जंतुओं में श्वसन अंगों के नाम बताइए। श्वसन अंगों के नाम, मछली है, मछली किससे श्वसन करती है, मच्छर है, केंचुआ है, कुत्ता है, मनुष्य है। मछली बच्चों किससे श्वास लेती है, गलफड़ों से। मच्छर किससे सांस लेते हैं, श्वास नाल से। केंचुआ किससे सांस लेता है, त्वचा से। कुत्ता किससे सांस लेता है, फेफड़ों से। मनुष्य किससे सांस लेता है, फेफड़ों से। ये तुम्हें याद रहने चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा है स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर बताइए। इसका एक छोटा सा अंतर तो बस यही है, स्वयंपोषी जो अपना खाना स्वयं बना सके उसे स्वयंपोषी कहते हैं। विषमपोषी जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता उसे हम विषमपोषी कहते हैं। यही इसमें सब दिया गया है। स्वयंपोषी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर अपना स्वयं पोषण करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। सभी हरे पौधे और युगलिना ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। विषमपोषी बच्चों, विषमपोषी क्या होते हैं, वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवों या मृत पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, युगलिना को छोड़कर सभी जंतु, इस युगलिना को छोड़ दो बच्चों और इसके अलावा जितने भी जंतु बचे सब क्या है, विषमपोषी है, जैसे अमरबेल, जीवाणु, कवक आदि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21 में इसने पूछा है अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है पहले भी। मनुष्य के अमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है कैसे कार्य करता है। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक को हम HCl कहते हैं बच्चों, उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तौर करता है, यानी कि अम्लीय माध्यम को उत्पन्न कर देता है बच्चों, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन का काम होता है उसको सरल कर देता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है। भोजन के साथ जो बाहर से हम गंदी चीज़ें जीवाणु खा लेते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। ठीक है बच्चों, भाग उपस्थित CA को कोमल बना देता है। ठीक है, यह पाइलोरिक छिद्र के खुलने या बंद होने पर नियंत्रण रखता है बच्चों। ठीक है, और क्या है, यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय अवस्था में लाता है। जो भी एंजाइम शरीर में होते हैं और वो निष्क्रिय होते हैं, कोई काम नहीं करते, तो उनको ये एक्टिव कर देता है जिससे वो काम करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने क्या कहा है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ये कह रहा है कि श्वसन में, जब श्वसन हम करते हैं, एक जल में रहने वाला जीव है और एक स्थल पर, भूमि पर रहने वाला जीव है। इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से ये एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन में उपयोग करते हैं। जो जल में रहने वाले जीव है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने श्वास के लिए प्रयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है। तो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर, इसलिए जो जलीय जीवन के श्वसन की जो दर है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होती है। यानी कि वो बार बार ब्रीथिंग करेंगे
मछलियाँ अपना मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोमों तक पहुंचाती है। वहाँ जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है।